नमस्ते साथियों, चैप्टर नंबर 13 एमीन, इसकी एक क्लास हो चुकी थी। वन शॉट वीडियो अर्थात मैराथन क्लास के रूप में हमने ये क्लास स्टार्ट की थी और कोशिश ये थी कि एक ही वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर समाप्त हो जाए, लेकिन चैप्टर बड़ा होने के कारण एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाया। इस कारण से आज क्लास 2 पार्ट 2 के रूप में आगे वाला पोर्शन हम पढ़ रहे हैं। पिछले वाली जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने एमीन क्या था, एमीन का नामकरण, एमीन बनाने की विधियाँ, एमीन के भौतिक गुण और एमीन के रासायनिक गुण में एमीन की क्षारीय प्रकृति क्या होती है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। और इस चैप्टर की जो नेम रिएक्शन थी वो भी मैंने आपको बता दी थी। क्लास को हम आगे स्टार्ट करते हैं। अगर आपने ये पार्ट 2 अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको ये समझ में नहीं आएगी, तो पार्ट 1 प्लस इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन, इनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो पहले आप उसको देखें फिर इस क्लास को अटेंड करें। आते हैं हम क्लास पे। उससे पहले ये आपका अपना चैनल है, अगर अभी तक आपने इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दे और अपने सभी साथियों को ज़रूर सेंड करें। अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि हमने लास्ट में स्टार्ट किया था एमीन की क्षारीय प्रकृति और मैंने समझा दिया था। उस पोर्शन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं एमीन की क्षारीय प्रकृति। क्या लिखा है? एमीन की क्षारीय प्रकृति। तो 2 मिनट रिपीट करते हैं क्योंकि टॉपिक ये काफ़ी बड़ा और इससे काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। तो एमीन की क्षारीय प्रकृति में सीधी सी बात है, हमने लिखा था एमीन का मतलब RNH2। तो एमीन पे क्या होता है? लोन पेयर। एमीन पे क्या होता है? लोन पेयर। तो इस लोन पेयर के कारण एमीन पे क्या होता है? लोन पेयर। इस लोन पेयर के कारण ये किसकी तरह व्यवहार करता है? लोहित क्षार की तरह व्यवहार करता है। क्वेश्चन आ जाता है एमीन एक लोहित क्षार है, क्यों? तो लिखोगे एमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है जो जिससे ये इसका दान कर सकता है। इस कारण से एमीन को हम क्या बोल सकते हैं? लोहित क्षार। पहला क्वेश्चन। दूसरा हमने ये लिखा था कि जो एमीन ये जो बना है वो अमोनिया से बना है, तो ये प्राथमिक एमीन, ये एमीन लिख दिया, और ये आपका हो गया अमोनिया, और ये आपका एरिल एमीन। और एरिल एमीन का सबसे एक ही एग्जांपल आपको यहाँ मुझे याद होना चाहिए, एनिलीन। क्या हो गया? एनिलीन। ये हो गया आपका एनिलीन। अब देखो बात करें तो इसको आपने क्या नाम दिया था? प्राथमिक एमीन। ये आपका अमोनिया, या इसके लिए आप एक शब्द और ले सकते हो एल्किल एमीन। ये आपका एरिल एमीन। पर्टिकुलर अगर आप इसका नाम बोलना चाहो तो हो जाएगा एनिलीन। ये पोर्शन मैंने आपको समझा दिया था और मैंने विशेष फोकस किया था इसकी क्षारीयता के लिए कि एल्किल एमीन और अमोनिया में अधिक क्षारीय कौन होता है? एल्किल एमीन। और एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है। दूसरा पोर्शन है अमोनिया और एरिल एमीन में अधिक क्षारीय कौन होता है? अमोनिया होता है। यहाँ तक का पोर्शन अपना हो चुका था और बिल्कुल क्रम होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये तीनों देखकर इनकी क्षारीयता का क्रम पूछा जा सकता है। तो तीनों में याद करना है। सबसे अधिक प्राथमिक एमीन, उससे कम अमोनिया और सबसे कम एल्किल एरिल एमीन या एनिलीन। अब हम बात करते हैं, तो इसका मैंने जो कारण बता दिया था। अब यहाँ से हम बात करते हैं एक तो एनिलीन। एक क्वेश्चन तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, एनिलीन की अनुनादी संरचना। और एनिलीन से ही एक कंपाउंड बनता है एनिलीनियम। जब एनिलीन एक प्रोटॉन को ग्रहण करता वो उन दोनों की अनुनादी संरचना का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और फिर से रिपीट करो, चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13 चारों में से एक किसी न किसी चैप्टर में एक क्वेश्चन अनुनादी संरचना का जरूर पूछा जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें जिन्होंने नहीं लिया हो पहले। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे इसको। तो सबसे पहले हम टॉपिक यहाँ लिखते हैं कि एनिलीन की अनुनादी संरचना। क्या लिखा है? एनिलीन की अनुनादी संरचना। जैसे आपने अगर याद हो तो क्लोरोबेंजीन की पढ़ी थी, फिनॉल की पढ़ी थी, सेम उसी अकॉर्डिंग इसकी एनिलीन की अनुनादी संरचना में शॉर्ट में सीधा बना रहा हूँ, वैसे आप याद करो। जो एनिलीन के लिए पहले सबसे पहले आपको याद क्या करना है? एनिलीन का मतलब क्या है? बेंजीन वाले के ऊपर। एनिलीन का मतलब बेंजीन वाले के ऊपर क्या जोड़ दिया आपने? NH2।
बेंजीन वाले के ऊपर क्या जोड़ दिया, NH2 एनिलीन बन गया, और यहाँ पर इसका क्या लोन पेयर। अब मैंने तरीका क्या बताया था, जब भी आपको अनुनादित संरचना बनानी हो तो ऐसे कितने स्ट्रक्चर बनानी है आपको, 5। कितनी बन गए, 1, शेष बच गए 4, तो 4 बना दो यहाँ पे, 2, 3, 4 और 5। फिर मैंने क्या कहा था कि पहली और लास्ट वाली सेम होती है, अंतर क्या होता है डबल बॉन्ड की स्थिति में। तो ये इसमें बनाई, तो यहाँ पर आपने लगा दिया NH2, ये लोन पेयर। याद क्या करना है, इसमें डबल बॉन्ड आपने यहाँ स्टार्ट किया तो इसमें आगे से स्टार्ट कर दो यहाँ से, तो ये 2 तो बन गई। अब देखो क्या होता है, बाकी स्टेप में ये होता है कि ये जैसे ये लोन पेयर यहाँ पर आएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और इस पर आ जाएगा प्लस का निशान। तो डबल बॉन्ड NH2 किसका निशान, प्लस का, डबल बॉन्ड NH2 प्लस, डबल बॉन्ड NH2 प्लस। बिल्कुल क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। 2 तो बन गए। तीसरे में याद करना था कि जैसे ये लोन पेयर यहाँ आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और ऊपर किसका निशान आ जाएगा, प्लस का। अब क्या होता है कि जैसे ये लोन पेयर यहाँ आएगा तो ये डबल बॉन्ड टूट के इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, ऑर्थो पे आएगा, एक बार पेरा पे आएगा और फिर इस ऑर्थो वाली कंडीशन पे, ऑर्थो पेरा ऑर्थो। अब याद क्या करना है, डबल बॉन्ड जहां आपने ऋणावेश लगाया है वहां पर लोन पेयर डबल बॉन्ड नहीं आएगा, ऋणावेश के पास में डबल बॉन्ड नहीं आएगा। तो इसमें ये ऋणावेश यहाँ तो शेष वाली कंडीशन बना दो, इसमें ये ऋणावेश इधर है तो ये कंडीशन बन गई, इसमें ऋणावेश है तो यहाँ बन गई। ये बन गई आपकी एनिलीन की अनुनादी संरचना। बिल्कुल सिंपल तरीके से जब भी अनुनादी संरचना बनती है तो उनके मध्य द्विमुख वाले तीर का निशान लगा दिया जाता है। अब आपको इस यहाँ पर ये बताना है कि ये लोन पेयर का जो स्थानांतरण है वो किस प्रकार से हुआ, तो वो बिल्कुल इजी है। ये यहाँ पर आएगा तो ये डबल बॉन्ड टूट के इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा तो इसके बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ बंद बनाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, और ये यहाँ पर बंद बनाएगा तो ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ चला जाएगा। ये बन गए एनिलीन की अनुनादी संरचना। बच्चे इसको काफ़ी बनाते हैं और बार बार गलतियाँ कर देते हैं। एनिलीन की अनुनादी संरचना, तो ये तो हो गई एनिलीन की। अब देखो एक स्ट्रक्चर आपकी बुक में ओ दे रखी है, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और बुक में दिया तो बुक की लाइनों से आपके क्वेश्चन काफ़ी अच्छे बनेंगे। तो एक स्ट्रक्चर ये भी दे रखी है, इसको समझना यहाँ पे, एनिलीनियम, एनिलीनियम धनायन की अनुनादी संरचना। क्या लिखा है, एनिलीनियम धनायन की अनुनादी संरचना। तो बेटा एनिलीनियम क्या होता है कि ये आपका एमीन होता है, एनिलीन है, क्षार के रूप में कार्य करता है। तो जैसे इसको प्रोटॉन मिलता है तो ये इस प्रोटॉन को ग्रहण कर लेगा। क्षार क्या होता है, अम्ल प्रोटॉन को त्याग करता है और क्षार उस प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है। तो एनिलीन क्या करेगा, इस प्रोटॉन को ग्रहण करेगा तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, NH3, और यहाँ पे किसका निशान आ जाएगा, प्लस का। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, एनिलीनियम धनायन। अब इसकी अनुनादी संरचना में केवल आपके बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बुक में केवल 2 दे रखी है, केवल बन गया। जैसे एक तो ये लिख दिया यहाँ पे NH3 प्लस, जो बुक में दे रखा है केवल हम उतनी बात करने वाले हैं। ये दूसरी स्ट्रक्चर दिए तो इसमें केवल बंद के इलेक्ट्रॉन है उनकी स्थिति आप चेंज कर दो। वैसे इसकी भी बनने में तो 5 बनेगी, लेकिन बुक में इतनी दे रखी है तो केवल हम इतनी ही बात करने वाले हैं। ज़्यादा टाइम अपने पास है भी नहीं है, बोर्ड एग्जाम बहुत पास में। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एनिलीनियम धनायन की अनुनादी संरचना बनाइए, तो एक ये बना के आ जाना और दूसरा ये, क्योंकि ज़्यादा अगर बच्चे ये नहीं, क्योंकि एनिलीनियम में वो क्या कन्फ्यूजन है, एनिलीन अलग है और एनिलीनियम, तो ये एनिलीनियम की धनायन की अनुनादी संरचना 2 बना के आनी है, केवल डबल बॉन्ड की स्थिति में अंतर करना। अब क्या करते हैं कि एमीन की जो क्षारीयता का क्रम है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। गैसीय अवस्था में उसका अलग होता है और जलीय विलयन में उसका अलग होता है, तो उसको हम बात करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको हम आगे समझते हैं। तो एनिलीन हो गया। यहाँ से आपको एक चीज़ याद करनी है कि
एमीन की क्षारीयता का क्रम। अब एमीन की क्षारीयता का क्रम अलग अलग प्रकार से होता है, तो वो हमें यहाँ सीखना है। जो पहले हम बात करते हैं, जब गैसीय अवस्था में हो, एमीन कौन सी अवस्था में हो? गैसीय अवस्था में। अब देखो, गैसीय अवस्था में जो एमीन होता है उसका क्षारीयता का जो क्रम है वो केवल पैनिक प्रभाव पर निर्भर करता है, और पैनिक प्रभाव का मतलब एल्किल समूह है। तो एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी तो एमीन की क्षारीयता में क्या होगी? वृद्धि होती है। तो सीधी सी बात है, गैसीय अवस्था में आपको याद कर रखना है कि एल्किल समूह की संख्या में, एल्किल समूह की संख्या में वृद्धि होने पर, क्या लिखा है? एल्किल समूह की संख्या में वृद्धि होने पर क्षारीयता में वृद्धि होती है। अब देखो इधर कि जैसे ये लिखा मैंने RNH2 प्राथमिक एमीन, RNHR द्वितीयक एमीन, RNR और R, ये कौन सा एमीन हो गया? तृतीयक एमीन हो गया। अब देखो, आप सभी को पता है कि जो एल्किल समूह होता है, कौन सा एल्किल समूह होता है, वो क्या दर्शाता है? प्लस आई प्रभाव। तो प्लस आई प्रभाव के कारण, प्लस आई प्रभाव के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन किधर विस्थापित होंगे? नाइट्रोजन परमाणु की ओर। प्लस आई प्रभाव के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन किसकी ओर विस्थापित होंगे? नाइट्रोजन की ओर। तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व जितना ज़्यादा होगा उतनी आसानी से ये अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। तो याद करना कि गैसीय अवस्था में एल्किल समूह की संख्या बढ़ने पर एमीन की क्षारीयता बढ़ती है। अर्थात इन तीनों में सबसे अधिक क्षारी कौन सा हो गया आपका? तृतीयक एमीन, उससे कम द्वितीयक एमीन, और सबसे कम प्राथमिक एमीन। ये कंडीशन कब लागू की है हमने? जब कौन सी अवस्था में हो? एमीन गैसीय अवस्था में। दूसरा यहाँ पे आपको याद रखना है कंडीशन चेंज। दूसरी कंडीशन है जलीय विलयन में। जलीय विलयन में तो बेटा गैसीय अवस्था में जो क्षारीयता का निर्धारण होता है वो केवल पैनिक प्रभाव के आधार पे होता है, केवल पैनिक प्रभाव के आधार पे। किसके आधार पे? पैनिक प्रभाव के आधार पे। लेकिन जलीय विलयन में जो क्षारीयता का निर्धारण किया जाता है, एक तो होता है पैनिक प्रभाव के आधार पे, और दूसरा आता है त्रिविम बाधा। क्या लिखा है? त्रिविम बाधा। अब सुना, ये तो क्लियर है कि पैनिक प्रभाव के अकॉर्डिंग अगर एमीन की क्षारीयता का क्रम करेंगे तो 3 डिग्री एमीन सबसे अधिक क्षारीय होगा, 2 डिग्री उससे कम, और 1 डिग्री सबसे कम। लेकिन त्रिविम बाधा को समझो। त्रिविम बाधा का मतलब क्या होता है कि यहां मैं तीनों एमीन बना रहा हूं। ये प्राथमिक एमीन, ये द्वितीयक एमीन, और ये आपका तृतीयक एमीन। तो त्रिविम बाधा का मतलब क्या होगा? जलीय विलयन है, तो जलीय विलयन में जो जल का अणु है वो इस नाइट्रोजन के पास आ गया, और नाइट्रोजन अपना लोन पेयर जल के अणु को देगा। अब सीधी बात है कि यहाँ पर तृतीयक एमीन में इसके तीनों तरफ 3 एल्किल समूह है, तो तीनों तरफ से इसको ढक लिया, और जितने बड़े एल्किल समूह होंगे वो इसको ढक लेंगे तो ये अपना लोन पेयर आसानी से उसको नहीं दे पाएगा। अगर किसी वस्तु को कोई चीज़ देनी है, सामने कोई बिल्कुल रास्ता खाली, तो आसानी से दे देगा, लेकिन चारों तरफ से अगर उसको घेर ले तो उसको देने में क्या होगी? परेशानी। तो जलीय विलयन में त्रिविम बाधा का मतलब आपको ये समझना है कि नाइट्रोजन पर एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर आसानी से जल के अणु को नहीं दे पाएगा, तो क्षारीयता में क्या आएगी? कमी। अब देखो प्राथमिक एमीन में क्या होगा? एक ही एल्किल समूह है, तो चारों में समूह की संख्या कम होगी तो आसानी से दे पाएगा। तो याद क्या करना है कि जलीय विलयन में त्रिविम बाधा को देखा जाए तो सबसे अधिक क्षारीय कौन सा होगा? इसका 1 डिग्री एमीन, उससे कम 2 डिग्री एमीन, और सबसे कम 3 डिग्री एमीन। लेकिन पैनिक प्रभाव को देखा जाए तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एक दूसरे के अपोजिट हो गया, एक दूसरे के अपोजिट हो गया। तो गैसीय अवस्था में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीधा है
3 डिग्री एमीन सबसे ज़्यादा, उससे कम 2 डिग्री, सबसे कम 1 डिग्री। लेकिन जलीय विलयन में अगर एमीन की बात करें तो एमीन अपना लोन पेयर किसको देगा? जल के अणु को। तो अगर एल्किल समूह की संख्या ज़्यादा होगी और उसको चारों ओर से घेर के रखेंगे तो एमीन अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वो नहीं दे पाएगा और क्षारीयता में क्या आएगी? कमी। इसलिए जल त्रिविम बाधा के कारण इसका क्रम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। एक तरफ ये लागू है तो पैनिक प्रभाव में तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और त्रिविम बाधा की बात करें तो 1 डिग्री सबसे अधिक, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गया तो फिर ये समझ में आया कि ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को कम करते हैं। इस कारण से जलीय विलयन में एमीन की क्षारीयता का क्रम जो मैं लिख रहा हूं वो अब आपको यहां याद करना है। जलीय विलयन में एमीन की क्षारीयता सबसे अधिक कंफर्टेबल होगा 2 डिग्री के लिए, फिर 1 डिग्री के लिए और फिर 3 डिग्री के लिए। लेकिन याद करना ये लाइन मैंने किसके लिए लिखी है? जलीय विलयन में। ये समझ लिया, कोई बात नहीं, आपको याद क्या करना वो समझ लो। गैसीय अवस्था में एमीन की क्षारीयता का क्रम क्या होगा? गैसीय अवस्था में एमीन की क्षारीयता का क्रम सबसे अधिक क्षारीयता कौन होगा? 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और 1 डिग्री। लेकिन जलीय विलयन में सबसे अधिक क्षारीय 1 डिग्री होगा, उससे कम 2 डिग्री और 3 डिग्री सबसे कम होगा। अब आपकी बुक में एथिलेमीन और मेथिलेमीन के लिए क्षारीयता का क्रम दे रखा है, वो याद करना है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल कि मेथिलेमीन और एथिलेमीन, देखो बेटा, अगर मैं CH3 लेता हूँ NH2 के साथ जोड़ने के लिए तो आपको क्रम याद रखना है 21-30। अगर मैंने एथिल लिया तो आपको क्रम याद करना है 23-10। माइंड में घोट लेना, एकदम फिक्स कर लेना। अगर मेथिल समूह ले रहा हूँ तो क्रम क्या रहेगा? 21-30। एथिल लिया है तो क्रम क्या रहेगा? 23-10। कैसे समझना? 2 का मतलब 2 डिग्री, 1 का मतलब 1 डिग्री, 3 का मतलब 3 डिग्री और 0 का मतलब अमोनिया। क्लियर है? तो अगर मेथिल जुड़ा होगा तो द्वितीयक एमीन सबसे अधिक क्षारीय है, उससे कम प्राथमिक एमीन, सबसे कम तृतीयक एमीन और उससे भी कम अमोनिया। लेकिन अब मैंने एथिल ले लिया तो सबसे अधिक द्वितीयक एमीन, उससे कम तृतीयक, फिर उससे कम 1 और सबसे कम अमोनिया। तो देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ 21-30 से, तो सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा? द्वितीयक एमीन, उससे कम प्राथमिक एमीन, उससे कम तृतीयक एमीन और सबसे कम अमोनिया। अगर मैंने कौन सा समूह ले लिया? एथिल लिया है तो C2H5NH, C2H5, तो द्वितीयक एमीन सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन अब देखो यहाँ कौन आएगा? 3 नंबर तृतीयक एमीन, तो C2H5N, C2H5N, C2H5N तृतीयक एमीन। फिर आएगा आपका C2H5 प्राथमिक एमीन और सबसे कम अमोनिया। तो ये एमीन की क्षारीयता का मैंने घटता क्रम आपको लिखा दिया है। कौन से 2 कंपाउंड की बात की है? मेथिल और एथिल के लिए। तो अगर मेथिल लिया आपने, CH3 लिया है तो क्रम क्या याद किया आपने? एक तरीका बना दिया 21-30। और एथिल जुड़ा हो एमीन में, चाहे कोई सा भी एमीन हो, तो क्रम याद क्या करोगे? 23-10। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बुक में दे रखा है एग्जाम्पल के रूप में लास्ट में अलग से। तो सीधा यहाँ से क्वेश्चन पुट आपको ये 4 दे देंगे और पूछेंगे इनका क्रम बताए, तो आपको ये क्रम याद कर लेना है। बिल्कुल, ये था एमीन की क्षारीयता का क्रम। एक चीज़ और बता दो, ये तो एमीन के लिए बात हो गई, ये बिंदु हमने यहाँ लिख लिया। अब अगर हम थोड़ी सी इसी से रिलेटेड एक बात कर लेते हैं एनिलीन के लिए। किसके लिए? एनिलीन के लिए। अब देखो एनिलीन का मतलब क्या था? एनिलीन का मतलब बेंजीन वाले के ऊपर क्या जोड़ दिया हमने? NH2, एनिलीन हो गया। अब इस पर 2 प्रकार के समूह जोड़ सकते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है और दूसरा इलेक्ट्रॉन मुक्त करने वाले समूह है। तो याद क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, जैसे इलेक्ट्रॉन
आकर्षित समूह है, जैसे आपका NO2 समूह हो गया, साइनाइड हो गया, कार्बोक्सिल समूह आदि। अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेंगे, तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या होगी, कमी। तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जैसे NO2, CN, COOH आदि जुड़े हो तो क्षारीयता में कमी आती है। बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बात। अगर ये समूह हमने एलिलीन के साथ जोड़ दिया तो क्षारीयता में क्या आएगी, कमी आएगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन मुक्त करने वाले या इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त करने वाले समूह है जैसे CH3 मेथिल हो गया, OCH3 आदि समूह है जुड़े हो तो क्षारीयता में क्या होगी, वृद्धि होती है। अब इनका क्वेश्चन आप खुद आइडिया लगा सकते हो किस प्रकार से, कि एनिलीन के साथ अगर NO2 जोड़ दिया तो क्षारीयता में कमी आ जाएगी, लेकिन एनिलीन के साथ CH3 जोड़ दिया तो क्षारीयता में क्या हो जाएगी, वृद्धि। इतना आप याद कर लोगे तो एनिलीन की क्षारीयता वाला क्वेश्चन है आपसे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट एनिलीन या एमीन की बात करते हैं, एमीन की रासायनिक समीकरण, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट हिंसबर्ग अभिकर्मक के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में हम अंतर कैसे करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। अब देखो बात करें इसके बाद है एमीन के रासायनिक गुण। एमीन के रासायनिक गुण। अब जो रासायनिक गुण में इसकी काफ़ी अभिक्रिया है, उनमें से एक अभिक्रिया बेंजाइलन अभिक्रिया। नेम पर है तो थोड़ा क्वेश्चन बन सकता है, बेंजाइलन अभिक्रिया। क्या लिखा है, अभिक्रिया काफ़ी इजी टफ नहीं है, बस नाम याद करना। कौन सी अभिक्रिया की हम बात करें, हम बेंजाइलन अभिक्रिया की हम बात कर रहे हैं। तो बेंजाइलन अभिक्रिया की बात करें तो जो बेंजाइलन अभिक्रिया बिल्कुल काफ़ी इजी है, कि इसमें क्या होता है कि जो एमीन है, एमीन की अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है। किसके साथ, देखो यहाँ पे एक सिंपल से कि एमीन की क्रिया बेंजोइल क्लोराइड, एमीन की क्रिया बेंजोइल क्लोराइड। अब जो बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, C6H5COCl। तो बेंजीन की क्रिया बेंजोइल क्लोराइड से कराने पर इस अभिक्रिया को बेंजाइलन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो एमीन है तो एमीन में तो आप कोई सा भी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन ले सकते हो। खास प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया करवाते हैं यहाँ पे, प्राथमिक एमीन। जो प्राथमिक एमीन में जैसे मैंने एक सिंपल सा मेथिल एमीन ले लिया, CH3NH2, क्या नाम हो गया इसका, मेथिल एमीन। अब इस मेथिल एमीन की क्रिया किससे करवानी है, बेंजोइल क्लोराइड से। अरे बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला आप चाहो तो इसके लिख सकते हो C6H5C≡OCl। ये क्या है, बेंजोइल क्लोराइड। अभिक्रिया समझनी है तो इसको उल्टा करके लिख देते हैं, तो क्या हो गया, Cl C≡O C6H5। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, सिंपल सी बात है कि यहाँ से आपका Cl और यहाँ से आपका H, तो HCl क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब इसको पूरे को जोड़ दो तो क्या बन गया, CH3NH C≡OC6H5। अब यहाँ पर एक बात सुना, इसके नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे कि आपने ये स्टिक तो सबने देखी होगी कि RC≡ONH2, इसको आप क्या बोलते हो, एमाइड बोलते हो। तो R के रूप में तो यहाँ फेनिल बेंजीन वाली जुड़ी हुई है, फिर CO और NH2, देखो एक H के स्थान पे क्या जुड़ा हुआ है, CH3, तो ये एमाइड है।
और बेंजीन वाले जुड़े तो बेंजेमाइड हो गया। अब देखो इसका नाम करेंगे तो गौर क्या रखना है कि ये CH3 किससे जुड़ा हुआ है, N से जुड़ा हुआ है। CH3 किससे जुड़ा हुआ है, N से, तो इसका नाम दे दिया मैंने N मेथिल। क्या लिखा, N मेथिल। और ये हो गया C6H का मतलब बेंजीन, और एमाइड है तो बेंजेमाइड, तो नाम क्या हो गया, N मेथिल बेंजेनेमाइड या बेंजीनेमाइड बोल सकते हो। तो N मेथिल बेंजेनेमाइड। तो ये अभिक्रिया कौन सी है आपकी, बेंजाइलन अभिक्रिया। तो इतने से याद करनी है कि बेंजाइलन अभिक्रिया में क्या होता है कि एमीन की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, बेंजोइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, इसको बेंजाइलन बोलते हैं। और इस अभिक्रिया में एमाइड का निर्माण होता है, बेंजेनेमाइड का निर्माण होता है। यहाँ पर जब भी रिएक्शन लिखे तो नाम जरूर लिख दे, क्या कंपाउंड है ये, बेंजोइल क्लोराइड। क्या लिखा है, बेंजोइल क्लोराइड। तो एक अभिक्रिया बिल्कुल उम्मीद है कि बेंजाइलन वाली होगी। दूसरी अभिक्रिया अगर हम इसकी करवा रहे हैं एमीन की, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है नाइट्रस अम्ल के साथ। क्या लिखा है, नाइट्रस अम्ल के साथ। अब देखो कुछ शब्द पे गौर करना, कुछ शब्द इस प्रकार के होते हैं जहां बच्चे कंफ्यूजन होते हैं। एक तो होता है नाइट्रिक अम्ल, एक होता है आपका नाइट्रस अम्ल। क्या लिखा है, एक तो मैंने लिखा है नाइट्रिक अम्ल। जो नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा है, क्या होता है, HNO3। HNO3 को आप क्या बोलते हो, नाइट्रिक अम्ल, HNO3। एक होता है नाइट्रस अम्ल, फॉर्मूला क्या होता है, HNO2। कि नाइट्रिक अम्ल से एक O कम कर दिया तो क्या बन गया, HNO3, सॉरी HNO2। नाइट्रिक अम्ल HNO3, एक O कम कर दिया तो HNO2 नाइट्रस अम्ल। अब क्या होता है कि जब आप इसकी रिएक्शन देखोगे तो क्लियर कर लेना कि बहुत सी जगह आप देखोगे कि इसकी अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से करवाई, लेकिन वहां आपको नाइट्रस अम्ल लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो वहां क्या मिलेगा, सुनना कि इसी को हम समझते हैं NaNO2, सोडियम नाइट्राइल प्लस HCl। अब ये सीधी बात है, यहां से Na और यहां से Cl, HCl अलग हो गया, और इस H को NO2 के साथ जोड़ोगे तो ये बनेगा, नहीं बनेगा। तो ध्यान रखना जहां पर भी ये रिएक्शन होती है, नाइट्रस अम्ल के स्थान पे आपको NaNO2 प्लस HCl का मिश्रण मिलेगा। NaNO2 प्लस HCl का जो मिश्रण मिलता है वो किस रूप में कार्य करेगा, नाइट्रस अम्ल के रूप में। क्योंकि बार बार, और इसमें एक इसकी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है डाईएजोकरण। ये आगे पढ़ेंगे हम इसको डिटेल से, तो वहां पर इसी का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, नाइट्रस अम्ल का मतलब HNO2, चाहे HNO2 लिखा हुआ मिले या NaNO2 प्लस HCl। जो सीधी बात है, यहाँ से H और यहाँ से NO2, तो HNO2 बन जाएगा आराम से। तो ये क्लियर होना चाहिए कि नाइट्रस अम्ल में लिखा हुआ। अब देखो, इस नाइट्रस अम्ल का सबसे विशेष फायदा है कि इसके द्वारा हम एक तो एलिफेटिक एमीन तथा एरोमेटिक एमीन में विभेद कर सकते हैं। प्रश्न आ जाए कि एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन में आप कैसे अंतर करोगे, तो नाइट्रस अम्ल की सहायता से हम उनको अलग कर सकते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया एक बार एलिफेटिक एमीन के साथ करेंगे और फिर एरोमेटिक एमीन के साथ। और एरोमेटिक एमीन के साथ होती है उसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, डाईएजोकरण या डाईएजोटीकरण। स्क्रीनशॉट लें, ये रिएक्शन हम वापस से पढ़ेंगे डिटेल से नाइट्रस अम्ल के साथ। तो देखो रिएक्शन की बात है नाइट्रस अम्ल के साथ, तो यहाँ लिख रहा हूँ नंबर 2, नाइट्रस अम्ल के साथ। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि नाइट्रस अम्ल का मतलब फॉर्मूला आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर है, क्या होगा, HNO2। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रस अम्ल। लेकिन याद क्या करना है कि नाइट्रस अम्ल के स्थान पे आपको लगभग रिएक्शन में यही लिखा मिलेगा, NaNO2 प्लस HCl का मिश्रण। तो क्लियर हो जाना कि जहाँ नाइट्रस अम्ल है उसके स्थान पे चाहे तो आप कह सकते हैं NaNO2 प्लस HCl। अब हम बात करते हैं एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों एमीन के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो समझना जैसे
RNH2 अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से, तो नाइट्रस अम्ल के स्थान पर मैं ये ले रहा हूँ अभिक्रिया के लिए, तो क्या हो गया NaNO2 प्लस HCl। अब देखो क्या बनता, समझना यहाँ से कि RNH2 है। अब रिएक्शन को इजीली समझे तो यहाँ पर मैंने HCl कितने ले लिए, 2। अब समझना बनता क्या, अलग क्या होता है, यहाँ से एक Na और यहाँ से एक, इसको ऐसे लिखें HCl है, तो यहाँ से एक Na और यहाँ से एक Cl, NaCl क्या हो गया आपका, NaCl अलग हो गया। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन कितने, 2, तो 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, कुल मिलाकर 2 जल के अणु क्या हो गए, बाहर निकल गए। अब बचा क्या, R, एक N, दूसरा N और ये एक Cl। देखो RNNCl ये बच गया, तो वो लिख दो, तो RN2Cl। सबसे विशेष बात एक बात सुन लेना, ये जो कंपाउंड बनता है वो अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल होता है, और ये जल के साथ, किसके साथ, जल के साथ तुरंत क्रिया करेगा यहाँ पे। तो जो सीधी सी बात है कि यहाँ से क्या बाहर चला गया, HCl, N2 क्या हो जाएगी, N2 मतलब नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, बच्चा क्या, ROH, तो ये एल्कोहल बन गया, और साथ में यहाँ पर नाइट्रोजन गैस है वो आपकी बाहर निकलती है, और साथ में आपका HCl भी क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। अब यहाँ से आपकी माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया जब नाइट्रस अम्ल के साथ करवाई तो उत्पाद के रूप में एल्कोहल बनता है, और उसमें जो नाइट्रोजन गैस है वो बुलबुले के रूप में बाहर निकलती हुई आपको नजर आती है। ये पहचान होती है प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया की जब हम नाइट्रस अम्ल के साथ करवाते हैं। क्लियर है। यहाँ जो ये कंपाउंड बना है, ये कंपाउंड क्या होता है आपका, अस्थायी। अब इसका नाम ही बता दूं, इसको बोलते हैं एल्किल डाई एजोनियम क्लोराइड। तो ये क्या होता है, बिल्कुल अनस्टेबल होता है, तो तुरंत इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एल्किल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करवाएंगे तो एल्किल डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है जो अनस्टेबल होता है, उससे फिर एल्कोहल का निर्माण होता है, और उस एल्कोहल के निर्माण में नाइट्रोजन गैस ROH, एल्कोहल गया, नाइट्रोजन गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। तो यहाँ नाइट्रोजन का मात्रात्मक आंकलन करके हम अमीनो अम्ल या प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। अब आते हैं एलिफेटिक एरोमेटिक एमीन। तो ये तो एलिफेटिक एमीन हो गया, लिखे तो एलिफेटिक एमीन। अब बात करते हैं एरोमेटिक एमीन की। तो एरोमेटिक एमीन होगा तो इसका मतलब व्यंजन वाले लेंगे, एरोमेटिक का मतलब आएगा AR, लिख दिया यहाँ पे ARNH2, ARNH2 वही अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से, तो NaNO2 प्लस HCl कितने ले लिए, 2। ये रिएक्शन टेम्परेचर जरूर याद कर लेना, 273 से 278 केल्विन के बीच में इसका टेम्परेचर होता है। अब देखो सेम बनने का तरीका वही होगा, क्या, यहाँ से Na, यहाँ से Cl, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन को जल के रूप में जल का अणु निकालने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4। तो देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 2 O यहाँ से और 2 हाइड्रोजन यहाँ से, तो ये हो गया जल का अणु। अब बचा क्या, AR मतलब एरोमेटिक व्यंजन वाले हो गई, ARNNCl। तो इसको आप चाहो तो कह सकते हो ARN2Cl, साथ में क्या बाहर निकल गया था आपका NaCl प्लस 2H2। इस कंपाउंड का नाम होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्या लिखा है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और ये कमरे के ताप पर क्या होता है, स्थायी होता है। तो ये मतलब इसकी तुलना में जो कंपाउंड बना है उसकी तुलना में ये क्या होता है आपका, स्थायी होता है। अब एक विशेष बात, इस कंपाउंड की सहायता से जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना है, लवण बना है, इसकी सहायता से काफ़ी अन्य कंपाउंड बनाए जाते हैं। ये अलग से पूरा टॉपिक दे रखा है, डाइएजोनियम लवण। इस एमीन वाले पोर्शन में एक तो एमीन के बारे में बताया गया, और इसका जो नेक्स्ट हिस्सा है वहाँ दिया गया है डाइएजोनियम
लवण। तो डाईएजोनियम लवण है, तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ध्यान रखना, इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं एजोटीकरण या डाईएजोकरण कहा जाता है। इसके बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। तो ये क्या हो गया आपका एरोमेटिक एमीन। तो इसमें ये उत्पाद बनता है। ऊपर वाले के लिए आप एक लाइन लिख सकते हो जो अपने लिए काफी कंफर्टेबल है। जो यहां एक लाइन लिख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के मात्रात्मक, क्या लिखा है, नाइट्रोजन के मात्रात्मक निकासी का उपयोग, नाइट्रोजन जो गैस बाहर निकली उसके लिए लिखा है, नाइट्रोजन के मात्रात्मक निकासी का उपयोग एमिनो अम्ल एवं प्रोटीन के आंकलन में किया जाता है। एक बात सुन लेना, फिर से रिपीट कर दूं, जितने भी प्रोटीन और अमीनो अम्ल होंगे, प्रोटीन किसके बने होते हैं, अमीनो अम्ल, और अमीनो अम्ल में नाइट्रोजन कन्फर्म होता है। तो उस नाइट्रोजन की मात्रा के आधार पर ही प्रोटीन में और अमीनो अम्ल का हमें पता लगाते हैं। तो नाइट्रोजन के मात्रात्मक निकासी का उपयोग अमीनो अम्ल व प्रोटीन के आंकलन में किया जाता। तो क्लियर होना चाहिए, एलिफेटिक एमीन की अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनेगा, और एरोमेटिक एमीन की अभिक्रिया करवाने पे हमें ये उत्पाद प्राप्त होता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हिंसबर्ग अभिकर्मक के द्वारा, हाँ एक चीज़ और, नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया आपने प्राथमिक एमीन के साथ करवाया तो आपको एल्कोहल प्लस नाइट्रोजन गैस बनी। द्वितीयक एमीन के साथ करवाते हैं तो नाइट्रोस उत्पाद प्राप्त होता है, और तृतीयक एमीन के साथ चतुष्क अमोनियम लवण प्राप्त होता है। तो प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया जब नाइट्रस अम्ल के साथ करवाते हैं तो अलग अलग उत्पाद प्राप्त होता है। ये विशेष बात याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद हम हिंसबर्ग अभिकर्मक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसके बाद देखो, नेक्स्ट जो रिएक्शन करवा रहे हैं वो हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ जो क्वेश्चन यहाँ पे दो बनेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग, और पहले कह रहा हूँ स्टार्ट करने से पहले कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हिंसबर्ग अभिकर्मक। पहला क्वेश्चन होगा कि हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र और संरचना बनाइए और रासायनिक नाम लिखो इसका। दूसरा, हिंसबर्ग अभिकर्मक के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार के एमीन में को अलग कर सकते हैं, क्योंकि आपके सामने 3 एमीन रख दिए। अब हमें क्या पता चलेगा कि कौन सा प्राथमिक एमीन है, कौन सा द्वितीयक और कौन सा तृतीयक। तो तीनों प्रकार के एमीन की अभिक्रिया आप किससे करवा लो, हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ करवाएंगे तो तीनों से अलग अलग उत्पाद बनेगा, तो उनसे पहचान हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हिंसबर्ग अभिकर्मक। तो मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ। इसका फॉर्मूला नॉर्मली आप लिखोगे C6H5SO2Cl, C6H5SO2Cl नाम हो जाएगा इसका बेंजीन, क्या लिखा है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो प्रश्न आ जाएगी हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है। तो सूत्र क्या लिख दिया, C6H5SO2Cl, नाम क्या हो गया, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब क्लियर है, C6H5 को मतलब बेंजीन वाले, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब याद क्या रखना है इसके लिए कि इसके द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार के एमीन में विभेद कर सकते हैं। लिखो, इस अभिक्रिया के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक तीनों प्रकार के एमीन में विभेद किया जा
सकता है। अब देखो तीनों एमीन की मैं अभिक्रिया करा रहा हूँ और आप ऑटोमेटिक कुछ समझ जाओगे कि अंतर कहाँ आएगा। प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, हम इनका एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम प्राथमिक एमीन में करवाते हैं तो मैंने यहाँ सपोज करो ले लिया अभिक्रिया के रूप में, पहले तो ये बना ले जो C6H5, आप चाहो तो इसको बेंजीन वाले के भी रूप में बना सकते हो, कैसे भी अभी। तो इसको जैसे हिंसबर्ग अभिकर्मक ये बना दिया, ये बेंजीन वाले, यहाँ SO2 और ये Cl। इसकी अभिक्रिया किससे करवानी है? प्राथमिक एमीन से। तो प्राथमिक एमीन के रूप में मैंने एक एथिल एमीन ले लिया, एथिल एमीन। अब देखो एथिल एमीन का फॉर्मूला होता है C2H5NH2। इसको बेटा उल्टा लिख दें और बताओ इस नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 2। तो अगर हम इसको एस से लिखे तो कोई परेशानी नहीं किया, N एच के साथ NHC2H5। इस एथिल एमीन को ऐसा लिख सकते हैं, कोई परेशानी है बेटा? हो तो कोई सोल्यूशन नहीं है मेरे पास। तो मजाक की बात नहीं। तो C2H5 एथिल एमीन हो गया प्राथमिक एमीन। अब देखो रिएक्शन में कन्फ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। होगा क्या कि यहाँ से एक H और एक यहाँ से Cl, HCl बाहर हो गया, जोड़ दो इसको। जोड़ेंगे तो ये तो हो गए आपकी बेंजीन वाले, यहाँ SO2, ये N, यहाँ पर H, ये C2H5 हो गया। अब समझना, इसका नाम लिखना है। यहां पर एक विशेष बात है कि ये एमाइड बनता है लेकिन CO नहीं है, SO2 है, तो इसको सल्फोनेमाइड बोलते हैं। उत्पाद बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? सल्फोनेमाइड। अब सुनना यहां पे क्या है, ये नाइट्रोजन इस एथिल से जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? एथिल से। तो पहले तो इसका नाम लिख दिया N एथिल, ये हो गया बेंजीन, N एथिल बेंजीन, और ये क्या है? सल्फोनेमाइड, सल्फोनेमाइड। तो आपका जो उत्पाद बना है उसका नाम क्या है? N एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड। अब एक विशेष बात जो अपने को समझनी है, क्या होता है कि सल्फोनिल जो समूह होता है SO2, वो बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो इससे क्या होगा कि नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो आसानी से बाहर निकल जाएगा। आसानी से बाहर निकलने का मतलब है कि यहाँ से ये अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, और अम्ल की तरह व्यवहार करेगा तो जो कंपाउंड ये बना आपका, ये क्षार में विलय होता है। क्या हुआ? क्षार में विलय। तो पता कैसे चलेगा कि आपने क्या किया? प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ करवाई, तो जो उत्पाद बना उसको उसमें क्या मिला दिया? क्षार विलय हो गया। तो इसका मतलब ये प्राथमिक एमीन हो गया। अब जो द्वितीयक एमीन की बात करें तो एक और एग्जांपल यहां लेते हैं। ये अब देखो, इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, कोई एक ही बात है, क्रिया Cl। अब द्वितीयक एमीन से करवा रहे हैं तो इसका मतलब यहां से एक H हटा के C2H5 जोड़ दो, H N यहां पर C2H5 C2H5। अब सीधी बात है रिएक्शन में क्या होगा, समझ गए? यहां से H और यहां से Cl, HCl हो गया बाहर। अब जोड़ दो बाकी शेष संरचना को, SO2 एक साथ लिख दिया। अब देखो इस N से SO2 से N जुड़ेगा, N से ये N C2H5 C2H5। नाम देखो, नाइट्रोजन से कितने N जुड़े हुए? 2, तो नाम हो जाएगा N डाईएथिल। क्या नाम हो गया? N डाईएथिल। और इस कंपाउंड का नाम तो हमने उत्पाद बनता है वो क्या है? बेंजीन सल्फोनेमाइड, बेंजीन सल्फोनेमाइड। अब विशेष बात याद करना कि N एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड बना, यहाँ पे एक प्रोटॉन था तो ये अम्ल की भांति व्यवहार करा, इस कारण से क्षार में विलय। लेकिन यहाँ पर इस नाइट्रोजन के पास H है क्या, तो ये अम्ल की भांति व्यवहार नहीं करेगा, अर्थात ये क्षार में विलय नहीं है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्षार में अविलय। तो बताओ दोनों में अंतर हुआ नहीं हुआ? प्राथमिक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया करवाता है तो जो उत्पाद बनता है वो क्षार में विलय है, लेकिन द्वितीयक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया करके जो उत्पाद बनाएगा वो क्षार में विलय नहीं। अंतर हो गया। अब तीसरे एमीन है कौन सा? तृतीयक एमीन। अब तृतीयक एमीन का मतलब यहाँ पे एक और C2H5 आ जाएगा। तो इस एमीन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है तो ये क्रिया ही
नहीं करेगा तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये बेंजीन SO2Cl, ये तो क्या सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड अर्थात हिंसबर्ग अभिकर्मक, और इसकी अभिक्रिया किससे करवा दो, C2H5N C2H5N C2H5। हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। अब सीधी बात है, जब हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो इस प्रकार से हिंसबर्ग अभिकर्मक की सहायता से, किसकी सहायता से, हिंसबर्ग अभिकर्मक की सहायता से तीनों प्रकार के एमीन में विभेद किया जा सकता है। एक बार इसको मैं वापस इजीली लैंग्वेज में आपको समझा दूं। सबसे पहले हमने क्या लिखा, हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, तो क्लियर होना चाहिए। हिंसबर्ग अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या होता है, C6SO2Cl, C6H5SO2Cl। इसका रासायनिक नाम क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक की क्रिया जब प्राथमिक एमीन या द्वितीयक एमीन के साथ करते हैं तो उत्पाद के रूप में क्या बनता है, सल्फोनेमाइड। क्या बनता है, सल्फोनेमाइड। सबसे विशेष बात क्या है कि इस अभिक्रिया के द्वारा प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन तीनों प्रकार के एमीन को अलग किया जा सकता है, विभेद किया जा सकता है। इसमें नंबर 1, ये क्या आपका हिंसबर्ग अभिकर्मक, यहाँ आपने लिया क्या, एथिलेमीन। यहाँ जो एथिलेमीन है वो कौन सा एमीन है, प्राथमिक एमीन। तो प्राथमिक एमीन की क्रिया हुई तो आपका जो उत्पाद बना वो उत्पाद किस में विलय है, क्षार में विलय है। इसके बाद ये बात करें यहाँ पे, ये हो गया आपका डाई एथिलेमीन, डाई एथिल एमीन। कौन सा एमीन हो गया, द्वितीयक एमीन। तो द्वितीयक एमीन ने जब हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ रिएक्शन की तो आपका जो उत्पाद प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, क्षार में विलय हो गया। तीसरा, ये आपने क्या लिखा, तृतीयक एमीन। नाम लिखना चाहो तो ट्राई एथिल एमीन। ट्राई एथिल एमीन कैसा एमीन है, तृतीयक एमीन, और ये हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया ही नहीं करता है। तो इस प्रकार इसकी सहायता से हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन तीनों में अंतर कर सकते हैं। एक यहाँ पर मैं आपको एक विशेष बात बता दूं, वर्तमान में ये जो हिंसबर्ग, जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है उसके स्थान पर पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। बुक में दे रखी है ये लाइन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे, इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना कि याद क्या करना है, वर्तमान में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के स्थान पर एमीन को अलग करने के लिए पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। मतलब आजकल अगर आपको तीनों प्रकार के एमीन में विभेद करना है तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के स्थान पे किसका प्रयोग करते हैं, पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद है हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है और कैसे एमीन को हम अलग करते हैं आपको समझ। इसके बाद अब इसका जो लास्ट, जो एमीन वाला जो पोर्शन बचता है उसमें अपना जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है एमीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जो ब्रोमिनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण, जो 3 इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इन तीनों में जो उत्पाद बनना चाहिए उससे अलग उत्पाद बनता है थोड़ा सा। तो इस कारण से वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पुटअप होता है, तो उसकी हम बात करें, इसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद अब हम बात करते हैं एनिलीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। थोड़ी सी अलग होगी यहाँ पे, तब इम्पोर्टेंट है कि एनिलीन की इलेक्ट्रॉन
इसने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या लिखा है? एनिलीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है कि बेंजीन वलय के ऊपर एनिलीन का मतलब क्या जुड़ा होगा? NH2। ये जो NH2 समूह होता है, किस समूह की बात करें? जो NH2 समूह होता है, एक तो वो सक्रियणकारी होता है, मतलब क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, प्लस ऑर्थो तथा पेरा निर्देशी होता है। तो यहाँ से आपके माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि एनिलीन की जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, उसमें जो आने वाला समूह होगा वो कहाँ जुड़ेगा? ऑर्थो व पेरा पे होता है। इसकी पहले रिएक्शन में स्टार्ट करते हैं ब्रोमीनीकरण। किसकी बात कर रहे हैं? ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया की। तो अरे ब्रोमीनीकरण का मतलब क्या होता है कि एनिलीन की क्रिया जब ब्रोमीन जल के साथ करवाई जाती है, एनिलीन की क्रिया जब ब्रोमीन जल के साथ करवाई जाती है, तो जो उत्पाद प्राप्त होगा, यहाँ विशेष बात है कि ऑर्थो वो पेरा नहीं बनेगा। ऑर्थो और पेरा जितनी भी स्थितियाँ हैं उन सब पर आपका ब्रोमीन जुड़ जाता है, जिसे 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का निर्माण होता है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे कि जब एनिलीन की क्रिया ब्रोमीन जल से करवाई जाती है, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनता है। अब देखो यहाँ पे बात करें तो एनिलीन का मतलब बेंजीन वाले के ऊपर NH2, क्या ब्रोमीनीकरण, तो अभिक्रिया ब्रोमीन से क्या किया? गर्म किया। अब यहाँ पर आपको एक बात विशेष समझनी है कि इस रिएक्शन में क्या होता है। देखो ये और ये स्थिति कौन सी? ऑर्थो। कुछ समझ लो, कुछ बच्चों में कन्फ्यूजन होता है। ये बेंजीन वाले बना दी, यहाँ मैंने जोड़ दिया NH2। अब देखो इधर से ये 1, तो इधर से ये 2, इधर से 3, इधर से 4, इधर से भी काउंट करोगे तो ये 2, ये 3 और ये 4। इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों स्थिति को आप क्या मान सकते हो? इधर से भी ऑर्थो हो जाएगी, इधर से भी ऑर्थो, और ये क्या पेरा पढ़ा था? 1,2 का रिलेशन ऑर्थो, 1,3 का रिलेशन मेटा, और 1,4 का रिलेशन क्या होता है? पेरा होता है। तो इस ब्रोमीन में जो एनिलीन में जो NH2 होता है वो इतना सक्रियणकारी होता है कि ये इसकी क्रियाशीलता इतनी बढ़ा देता है कि केवल ऑर्थो या पेरा अकेला उत्पाद प्राप्त करना या पॉसिबिलिटी नहीं है। इस कारण ऑर्थो या पेरा जितनी भी स्थितियां होती है उन सब पर आपका ये ब्रोमीन जुड़ जाएगा, जिससे आपका जो उत्पाद है वो आपको ये प्राप्त होगा। NH2 एक Br ऑर्थो पे, दूसरा पेरा पे और एक Br यहाँ पे। तो इसका नाम क्या हो गया? काउंटिंग में 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोबेंजीन। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, एनिलीन से पेरा ब्रोमोबेंजीन बनाइए। देखो एनिलीन की क्रिया अगर ब्रोमीन जल के साथ कराओगे तो आपका उत्पाद तो ये बनेगा, लेकिन हमें एनिलीन से क्या बनाना है? पेरा ब्रोमोबेंजीन। तो अब देखो एकल उत्पाद बनाने के लिए, एकल उत्पाद प्राप्त करने के लिए हमें इस एनिलीन में जो NH2 समूह है उसकी सक्रियता जो बोलते हैं उसको हमें कम करना है। अब कम करने की एक प्रोसेस होती है, उसकी बात करें तो उस रिएक्शन को पहले आप रिएक्शन समझा रहा हूँ, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो आपको करना क्या होता है? सबसे पहले एनिलीन लिखते हैं यहाँ पे NH2 बेंजीन वाले, इसकी क्रिया में करवा देता हूं एसिटिक एनहाइड्राइड से। किससे? एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो फॉर्मूला क्या होता है एसिटिक एनहाइड्राइड का? CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहां से एक H, अब ये उत्पाद कैसे अलग होगा आपका? यहां से आपका H और यहां से ये समूह पूरा अलग हो जाएगा। तो ये जो शेष समूह वो इसके साथ जुड़ जाएगा, NH
C डबल बॉन्ड OCH3, ये बन गया। फिर क्या किया, अब इसकी क्रिया मैंने किससे करवाई, ब्रोमीन से। तो ब्रोमीन से करवाने पर अब ये जो एसिटिलन समूह से जुड़ने के कारण इस एनिलीन की सक्रियता में कमी आ जाती है। अब ब्रोमीन से करवाओगे तो ये Br केवल कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो स्थिति पे, तो NHCOCH3 और यहाँ मैंने क्या जुड़ गया इसका Br ऑर्थो पे। अब ये जो बन गया है इसका आप अम्लीय माध्यम में जलापठन का, तो जलापठन का मतलब क्रिया जल HOS से, तो ये समूह आपका यहाँ से प्राप्त अलग हो जाएगा और ये उत्पाद आपको यहाँ प्राप्त होगा। समझना, मैं एक चीज़ आपको यहाँ डिटेल से समझाऊंगा। NH2 यहाँ Br प्लस CH3 COOH, ये बन गया आपका। थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा तो इसको हम ऊपर की तरफ कर लेते हैं। NH2 यहाँ पे क्या बन गया आपका Br। अब समझो इस रिएक्शन को, तो याद कैसे करना है। देखो सबसे पहले हमने क्या ये क्या है एनिलीन, और ये क्या है CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, क्या बोलते हैं इसको, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एनिलीन की क्रिया हमने किससे करवा दी, एसिटिक एनहाइड्राइड से, एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाई। तो अब देखो जो उत्पाद बना वो एमाइड है, क्या है, जो C डबल बॉन्ड O NH2 एमाइड हो गया, और एक दो कार्बन तो एथेनेमाइड हो गया, एथेनेमाइड। अब इसको अब अगर प्रतिस्थापी मानो तो इसका नाम लिख सकते हो एन फेनिल एथेनेमाइड। क्या बन गया, एन फेनिल एथेनेमाइड। इस एन फेनिल जो एथेनेमाइड बना है इसको एक पर्टिकुलर नाम से बोलते हैं, वो नाम होता है एसिटेनिलाइड। ये याद कर लेना, ये इसी का नाम है। एन फेनिल एथेनेमाइड को हम क्या बोलते हैं, एसिटेनिलाइड। अब इसकी क्रिया आपने ब्रोमीन से करवाई तो Br यहाँ जुड़ गया, और फिर इसका अम्लीय माध्यम में जलापठन करने से आपको Br पेरा स्थिति पे तो क्या प्राप्त हो गया, पेरा ब्रोमो एनिलीन प्राप्त हुआ है। अब यहाँ से जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो समझना। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये बन जाएगा यहाँ पे कि याद क्या करना है वो समझो, कि सबसे पहले एनिलीन की इलेक्ट्रॉन स्थिति प्रतिस्थापन अभिक्रिया की हम बात कर रहे हैं कि NH2 समूह सक्रियणकारी और ऑर्थो पेरा निर्देशकारी होता है, अर्थात आने वाला समूह केवल ऑर्थो व पेरा पे जोड़ेगा। पहला पॉइंट याद करना। अब इसका जब हमने ब्रोमीनीकरण किया तो जब एनिलीन की क्रिया ब्रोमीन जल के साथ करवाई तो इसका एकल ऑर्थो या ब्रोमो इस प्रकार का उत्पाद प्राप्त नहीं होता है, और आपको उत्पाद के रूप में 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन प्राप्त होता है। लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एनिलीन से पेरा ब्रोमो एनिलीन बनाइए, ये तो इजी था। तो एनिलीन से पेरा ब्रोमो एनिलीन बनाइए, तो ये कब पॉसिबल है, जब एमीन समूह की सक्रियता को कम किया जाए। तो इसकी सक्रियता को कम करने के लिए इससे हमने ऐसे समूह ऐसा CH3CO समूह जोड़ दिया। CH3CO समूह जोड़ने से होता क्या है, देखो इस समूह को बोलते हैं एसिटेनिलाइड, ये समूह NHC डबल बॉन्ड OCH3। तो ये समूह जुड़ने से क्या होता है कि नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर होता है, वो यहाँ पर आ जाएगा और इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो बेंजीन वलय में न जाकर ऊपर की तरफ चला जाता है, जिससे इसकी सक्रियता कम हो जाती है, जिसके कारण इसका केवल कौन सा उत्पाद, ब्रोमो उत्पाद हम प्राप्त कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ब्रोमीनीकरण से या एनिलीन से केवल ब्रोमो उत्पाद प्राप्त करना, सिंगल उत्पाद प्राप्त करना है। तो ये प्रोसेस हमें नाइट्रीकरण में भी याद रखनी है। इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन इसी इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में बात करते हैं नाइट्रीकरण की। स्क्रीनशॉट जल्दी से। इसके बाद इसकी जो इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में दूसरी अभिक्रिया हम बात करते हैं नाइट्रोकरण या नाइट्रीकरण बोलते हैं। यहाँ पर भी परेशानी वही है, यहाँ थोड़ी सी अलग परेशानी। पहली बात तो कि जब भी हम नाइट्रीकरण करते हैं तो किस में करते हैं, सांद्र HNO3 की क्रिया होगी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। कन्फर्म है, जब भी नाइट्रीकरण की क्रिया होती है तो नाइट्रिक अम्ल से तो क्रिया होगी, लेकिन किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में।
तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि एनिलीन की क्रिया, एनिलीन की क्रिया सांद्र HNO3 के साथ, सांद्र HNO3 के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर, अभी विशेष बात, उपस्थिति में कराने पर देखो एनिलीन में जो NH2 समूह तो उत्पाद ऑर्थो और पेरा बनना चाहिए, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये होती है ऑर्थो भी बनेगा, पेरा भी बनेगा और साथ में मेटा भी बनेगा। अब कायदे से मेटा नहीं बनना चाहिए था, लेकिन मेटा बन गया तो कुछ अलग होता है, क्वेश्चन भी वहीं से पुटअप होता है। तो एनिलीन की क्रिया सांद्र HNO3 के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर ऑर्थो, मेटा तथा पेरा नाइट्रो एनिलीन, ऑर्थो, मेटा तथा पेरा नाइट्रो एनिलीन प्राप्त होता है। रिएक्शन समझना, NH2 ये आपकी बेंजीन वाले क्रिया किससे, सांद्र HNO3 से। तो सांद्र HNO3 को लिखने का तरीका क्या रखना है, HONO2 सांद्र किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। अब देखो क्या होता है कि ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पेरा, सब जगह हाइड्रोजन जुड़ा होता है। अब ऑर्थो पे जोड़ना तो यहाँ से H, यहाँ से OH, बाहर चला गया NO2 जुड़ जाएगा। मेटा पर यहाँ से H, यहाँ से OH, बाहर NO2 जुड़ जाएगा। पेरा पे यहाँ से H और यहाँ से OH, बाहर NO2 यहाँ जुड़ जाएगा। तो उत्पाद आपका ये बन जाएगा NH2 NO2, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पेरा। इसमें ये जो मेटा बनता है ये भी काफ़ी अधिक मात्रा में बनता है। अब देखो यहाँ पर इसका नाम ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, इसका पेरा नाइट्रो एनिलीन, सॉरी मेटा नाइट्रो एनिलीन और इसका पेरा नाइट्रो एनिलीन हो गया। अब देखो सबसे पहले बात, अगर फोकस आप समझ सकते हो कि जो आपका NH2 समूह होता है वो क्या होता है, ऑर्थो या पेरा निर्देशी होता है। लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट क्या हुआ कि यहाँ पर मेटा नाइट्रो एनिलीन बन गया। तो क्वेश्चन बनेगा कि एनिलीन का जब नाइट्रीकरण करते हैं तो मेटा नाइट्रो उत्पाद क्यों बनता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। दूसरा, एक तो ये क्वेश्चन बन गया क्यों बना। दूसरा, अगर हमें केवल पेरा या ऑर्थो ही प्राप्त करना हो अकेला तो वो कैसे प्राप्त करेंगे, दोनों क्वेश्चन है। तो मेरा इसका रीजन तो ये था कि एनिलीन का जो नाइट्रीकरण होता है वो परबल अम्ल की उपस्थिति में होता है। एनिलीन का नाइट्रीकरण किसकी उपस्थिति में होता है, परबल अम्ल की उपस्थिति में होता है। तो जो समझना, ये आपका एनिलीन, इसका नाइट्रीकरण क्या होता है, परबल अम्ल की उपस्थिति में होगा। और परबल अम्ल की उपस्थिति में होगा तो एनिलीन क्या करता है, इस एक प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है। इस एक प्रोटॉन को ग्रहण कर लेगा तो बेंजीन वाले के ऊपर ये बन जाएगा आपका NH3+। याद हो थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इसका मैंने क्या नाम दिया था, एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन। और ये एनिलीनियम जो आयन होता है वो मेटा निर्देशी होता है। क्या होता है, मेटा निर्देशी, मेटा निर्देशी। इस कारण से आपका ये मेटा नाइट्रो एनिलीन बनता है। फिर से रिपीट समझा दूं कि नॉर्मली आपका ऑर्थो और पेरा उत्पाद बनना चाहिए, लेकिन एनिलीन का जो नाइट्रीकरण करते हैं वो अम्लीय परिस्थितियों में होता है। तो ये एनिलीन एक प्रोटॉन को ग्रहण करके एनिलीनियम बना लेता है जो मेटा निर्देशी होता है। इस कारण से ये मेटा नाइट्रो एनिलीन भी बनता है। काफ़ी मतलब। अब दूसरा, एक तो ये चीज़ समझ में आ गई क्यों बना, आंसर यहाँ पे आपका क्लियर हो जाना चाहिए। इसके कारण से ये मेटा निर्देशी बन रहा है। दूसरा कि हमें केवल क्या बनना हो,
पैरा नाइट्रोएनिलीन बनाना हो, वही क्वेश्चन बन जाएगा एनिलीन से पैरा नाइट्रोएनिलीन बनाओ, तो कैसे बनाओगे? तो याद करना कि इसको एनिलीन को एनिलीनियम में परिवर्तित होने से रोकना है। तो परिवर्तित होने से रोकने का मतलब सीधी सी बात है कि इसको NH2 को है इसके साथ एसिटिलन समूह प्रवेश करवा दो, जो अभी हमने ब्रोमीनीकरण में किया था। तो सेम वैसे कंडीशन हो जाएगी। तो समझते रिएक्शन को कि यहां लेते हैं, थोड़ा और इधर ले लेते हैं कि पूरी रिएक्शन एक साथ आ जाए। NH2, ठीक है। अब देखो CH3C डबल बॉन्ड O, अगर आपको ये समूह यहां प्रवेश करवाना है तो इसके प्रवेश के दो कंपाउंड है, एक तो CH3COCl एसिटिल क्लोराइड, या CH3COCl OCO, ये क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड। इन दोनों में से किसी भी कंपाउंड की क्रिया इससे कराओगे तो कौन सा समूह प्रवेश कर जाएगा? CH3CO। तो इस बार कंपाउंड में चेंज कर रहा हूं, मैंने इस बार क्रिया करवा दी CH3COCl से। तो क्या होगा? इतना तो आप समझ जाओगे कि यहां से H और यहां से Cl क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। तो कंडीशन क्या हो जाएगी? NH और इस NH के साथ जुड़ जाएगा COCH3, बन गया। अब जैसे ये समूह है एमाइड बन गया, एमाइड बनने से इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब मैंने इसका नाइट्रीकरण कर दिया। नाइट्रीकरण करेंगे तो सीधी बात, अभिक्रिया किससे कराओगे? सांद्र HNO3, और HNO3 को लिखने का तरीका क्या हुआ? HONO2, और किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो सीधी बात, अगर पैरा पे जोड़ना है, कहाँ जोड़ना? पैरा पे। तो यहाँ से आपका H, यहाँ से आपका H और यहाँ से आपका OH बाहर चला जाएगा। तो इस NO2 को यहाँ जोड़ देंगे तो कंडीशन आपकी ये आ जाएगी NHCOCH3, और यहाँ आपका क्या जुड़ गया? NO2। क्या जुड़ गया? NO2, पैरा नाइट्रो बन गया। अब इस समूह को यहाँ से उठाना है, अलग करना है, तो इसका जलापगठन करवा दिया। कौन से माध्यम में? अम्लीय माध्यम में। जलापगठन करवा दो अम्लीय माध्यम में, तो सीधी बात है ये समूह यहाँ से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, और आपका ये उत्पाद यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा NH2 बेंजीन वाले, और यहाँ पे NO2। अब साथ में जो अलग होता है वो चाहे तो आप यहाँ लग दो, माइनस लगा CH3COOH। तो उत्पाद क्या प्राप्त हो गया? पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एनिलीन से केवल क्या बनाना? पैरा नाइट्रो एनिलीन। तब आपको ये रिएक्शन लिख कर आनी है। ये जो इलेक्ट्रॉन इसने प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखी, इसका ज़्यादातर क्वेश्चन इस प्रकार से पुटअप हो जाता है। एक तो इसमें मेटा निर्देशित क्यों बना, उसका रीज़न आप ये लिख कर आ सकते हो कि इसमें एनिलीनियम धनायन बन जाता है। दूसरा केवल पैरा बनाना, तो ये तो इसकी ब्रोमीनीकरण और नाइट्रीकरण दोनों में ये प्रॉब्लम होती है। तीसरी यहाँ इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएगी इसी की, सल्फोनीकरण। कौन सी? सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण की क्रिया में अभिक्रिया किससे करवाते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल से। उसमें भी एक अलग कंपाउंड बनता है, तब वो इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बात करें। इसके बाद इसकी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है नंबर 3, सल्फोनीकरण, या इसको सल्फोनेशन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो सल्फोनीकरण या सल्फोनेशन, तो सीधी सी बात है क्रिया किससे होगी? सल्फ्यूरिक अम्ल से करवानी है। लेकिन यहाँ पर भी उत्पाद में अंतर है, तो रिएक्शन थोड़ी विशेष हो गई। कि समझते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं कि एनिलीन सांद्र H2SO4 के साथ, एनिलीन सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करके एनिलीनियम हाइड्रोजन, क्या लिखा है? एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, एनिलीन सांद्र H2SO4 की क्रिया के साथ क्रिया करके एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है, जिसे 453 से
453 से 473 केल्विन, 453 से 473 केल्विन पर गर्म करने पर, केल्विन पर गर्म करने पर पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक, पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसे सल्फेनिलिक अम्ल कहते हैं, जो ज्यूटर आयन में परिवर्तित हो जाता है। ज्यूटर आयन में परिवर्तित हो जाता है। ये ज्यूटर आयन कहाँ पढ़ा था, अगर आपको याद हो इन 2-3 दिनों की क्लास में कुछ याद है? ज्यूटर आयन अमीनो अम्ल किस में परिवर्तित होते हैं? ज्यूटर आयन में। वो भी यहाँ पर भी हो रहा है। केमिस्ट्री में ये 2 ही ज्यूटर आयन मिलेंगे, एक तो अमीनो अम्ल में और एक इस रिएक्शन में। अब जो रिएक्शन को आप यहाँ से समझने की कोशिश करो कि एनिलीन की क्रिया हमने किसके साथ करवाई? सांद्र H2SO4 के साथ। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? सल्फोनीकरण। तो सबसे पहले क्या किया? एनिलीन, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बेंजीन वाले के ऊपर NH2 जोड़ दिया, ये बन गया एनिलीन। क्रिया किससे करवानी है? सांद्र H2SO4 से। अब जो रिएक्शन को अगर आप समझो तो इस प्रकार से इसको हम लिख दे तो क्या परेशानी है? H2SO4 लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखो HSO4, कोई परेशानी नहीं है। सांद्र H2SO4। तो देखो क्या होगा कि ये यहाँ से प्रोटॉन को ग्रहण कर लेगा और पूरा कंपाउंड एक साथ जुड़ जाएगा। तो बनेगा क्या? यहाँ पर NH3, A जुड़ गया तो NH3 ये प्लस और बाकी का HSO4 माइनस, कंप्लीटली बन गया। देखो बेंजीन वाले के ऊपर NH3 जुड़ा हो तो क्या बोलते हैं? एनिलीनियम, यह हाइड्रोजन, और SO4 के लिए सल्फेट, ये बन गया। अब आपने इसको क्या किया? 453 से 473 केल्विन पर गर्म किया। गर्म करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट यह बात आपको याद रखनी है, जब गर्म करेंगे तो यहाँ पर तो ऊपर तो ले जाएगा NH2 और नीचे आ जाएगा SO3H, अर्थात इसमें से एक जल का अणु बाहर निकल जाएगा। अब समझना, फिर से समझा रहा हूँ। ये क्या आपका एनिलीन की क्रिया करवाई सांद्र H2SO4 से। तो सांद्र H2SO4 को मैंने यहाँ क्या लिख दिया? HSO4। तो ये H इसके साथ जुड़ जाएगा तो NH3 प्लस और बाकी का पूरा माइनस है, तो इस प्लस के साथ माइनस जुड़ जाएगा तो HSO4 माइनस हो जाएगा। अब इसका नाम, इसको बेंजीन वाले के ऊपर NH3 प्लस है, उसको बोलते हैं एनिलीनियम, और H को क्या बोलते हो आप? हाइड्रोजन, और SO4 का सल्फेट। तो ये एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण हो गया। अब आपने इसको इस टेम्परेचर पे क्या किया? गर्म किया, तो एक जल का अणु बाहर निकल गया। अब जल का अणु कैसे बाहर निकला वो समझो। देखो एक H यहाँ से बाहर गया, तो यहाँ से H बाहर जाते ही NH2 गया, एक H यहाँ से बाहर चला गया, एक मिनट, तो NH3। अब समझना यहाँ पे कि जब यहाँ पर कोई समूह जोड़ेगा, इसका मतलब यहाँ पर भी एक H है या नहीं है? बेंजीन वाले के प्रत्येक कार्बन पर हाइड्रोजन होता है, अगर आपको आवश्यकता है तो आप वहाँ पे दिखा सकते हो। तो एक H यहाँ से, तो एक H यहाँ से, एक H यहाँ से और एक O, तो जल का अणु क्या हो गया? बाहर चला गया। H यहाँ से बाहर गया तो ऊपर क्या बच गया? NH2, SO3 और एक H, तो SO3H। अब सुनना, SO3H को आप क्या बोलते हो? सल्फोनिक अम्ल। SO3H को हम क्या बोलते हैं? सल्फोनिक अम्ल। और बेंजीन के साथ है तो नाम हो जाएगा इसका बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अब देखो 1 2 3 4 एमीन की तुलना में, सुन लेना, इस एमीन की तुलना में जो SO3H है वो मुख्य क्रियात्मक समूह होता है। इस कारण से इस पूरे को एक साथ काउंट करते हैं, तो ये पैरा कंडीशन पे हो गया। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या नाम हो गया?
पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अब देखो यहाँ पर आप एक चीज़ समझ में आए तो नेक्स्ट पद में क्या होता है, ये अम्लीय समूह हो गया, ये क्षारीय, वो एमिनो अम्ल की तरह है। SO3H अम्ल के रूप में कार्य करता है, NH2 क्षार के रूप में कार्य करता है। तो ये अपना एक प्रोटॉन का त्याग करेगा तो NH2 उसको ग्रहण कर लेगा। तो कंडीशन आपकी ये आ जाएगी यहाँ पे, ये प्रोटॉन को त्याग करेगा तो ये क्या बना लेगा, NH3+ और यहाँ से चला गया तो SO3-। जब एक ही आयन पर, एक ही कंपाउंड में धनायन और ऋणायन दोनों उपस्थित हो, एक प्लस दूसरा माइनस, एक अम्ल के कारण दूसरा क्षार के कारण, तो ऐसे आयन को आप क्या कहते हो, ज्यूटर आयन या उभयनिष्ठ आयन। तो केमिस्ट्री में ज्यूटर आयन या उभयनिष्ठ आयन आपको दो जगह देखने को मिलेंगे, एक अमीनो अम्ल में, दूसरा यहाँ पे। बिल्कुल कंसेप्ट, मुझे उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई। अब एक बात और, इस पैरा अमीनो अम्ल को, इस पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल लिखा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सल्फेनिलिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सल्फेनिलिक अम्ल। प्रश्न आ जाता है, सल्फेनिलिक अम्ल का IUPAC नाम लिखो। सल्फेनिलिक अम्ल का क्या लिखो, IUPAC नाम। तो क्या नाम लिख के आ सकते हो, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसका एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है, फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया भी इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आती है। तो नंबर 4, या सीधा आपको नोट लगा के लिखा दूं मैं, यहाँ पे नोट लगा के लिखते हैं कि एनिलीन होता है वो फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है। क्वेश्चन क्या आएगा कि एनिलीन है वो फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है, क्यों? तो समझ से पहले हम लिख लेते हैं कि एनिलीन फिडेल क्राफ्ट, एनिलीन फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है, क्यों? तो यहां से आप एक समझना, जो मैं बता रहा हूं आपको इंपॉर्टेंट बातें अपनी, कि एक तो मैंने लिखा एनिलीन, एनिलीन का मतलब बेंजीन वाले के ऊपर NH2। अब आपको पता है कि फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है लुईस अम्ल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, लुईस अम्ल। अब लुईस अम्ल के रूप में या तो लुईस अम्ल, और लुईस अम्ल के रूप में या तो हम लेते हैं AlCl3 या FeCl3। क्लियर है? तो देखो ये लुईस अम्ल हो गया, और एनिलीन है वो किसकी तरह कार्य करता है, लुईस क्षार की तरह। अब अम्ल और क्षार में जब क्रिया होगी तो लवणी बनेगा। इस कारण से एनिलीन है वो फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता, वो दोनों के मध्य उपसंयोजक बंध का निर्माण हो जाता है, जिसमें एनिलीन का जो नाइट्रोजन परमाणु है अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में लुईस अम्ल को दे देता है, जिससे इनमें उपसंयोजक बंध का निर्माण होता है। इस कारण से ये फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है। तो समझना क्या था, एनिलीन किसकी तरह कार्य करता है, लुईस क्षार की तरह। और फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में, लुईस अम्ल की उपस्थिति में होती है। तो अम्ल क्षार क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण का निर्माण करते हैं। तो इस लैंग्वेज को मैं से लिख सकते हैं कि एनिलीन फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है, क्योंकि फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया लुईस अम्ल जैसे AlCl3 FeCl3 की उपस्थिति में होती है, अतः एनिलीन लुईस क्षार, एनिलीन तो लुईस क्षार की तरह, अतः एनिलीन लुईस क्षार लुईस अम्ल से क्रिया करके उपसंयोजक यौगिक बना लेता है। तो ये तो थी आपकी एनिलीन की। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के छोटे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब हम बात करें तो ये तो थे एनिलीन की
इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो अपना जो चैप्टर नंबर 13 एमीन वाला था उसमें 2 पोर्शन है, एक तो है एमीन कंपाउंड, तो एमीन में एमीन और एनिलीन इसके अंदर आ जाता है। दूसरा जो अलग प्रकार का कंपाउंड होता है वो होता है बेंजीन डाई एजोनियम लवण, जिसको नॉर्मली हम बोलते हैं डाई एजोनियम लवण। क्या लिख दूँ, डाई एजोनियम लवण। तो डाई एजोनियम लवण एक अलग से टॉपिक है। कोशिश तो ये होती है कि कोई भी जो वीडियो चैप्टर होता है उसको 1 शॉट क्लास में कंप्लीट कर दिया जाए, लेकिन क्या चैप्टर अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के काफ़ी बड़े, प्लस हम जो 1 शॉट क्लास ले रहे हैं उसमें अपना लगभग फोकस लगे पूरा चैप्टर कवर हो जाए, कुछ छोटे ना, और अपनी भाषा में बोलते हैं कि केवल रान नहीं काटनी है, उसको ढंग से पढ़ना है। इस कारण से ये चैप्टर कोशिश थी कि एक क्लास में समाप्त हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। तो इसका एक टॉपिक और बचता है ये डाई एजोनियम लवण, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये भी लगभग 1 घंटे का टॉपिक है। तो जब तक इस एमीन वाले के 3 पार्ट हो जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ेंगे वो अच्छा पढ़ेंगे। तो ये यहाँ से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। हाँ, स्क्रीनशॉट हो गया आपका। तो इसकी एक नेक्स्ट क्लास अपनी और रहेगी, उसमें हम इसको डाई एजोनियम लवण को कंप्लीट कर लेंगे, जिससे अपना चैप्टर अच्छे तरीके से फिनिश हो जाएगा। इसके बाद इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।